नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम आपको बताएंगे क्लास 10th साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार प्रश्न पूछे गए, उन्हीं प्रश्न के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। टारगेट 95 प्लस लेकर चलेंगे, तभी एक बहुत ही अच्छा स्कोर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रश्न पहला है, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो योगात्मक मतलब जोड़कर, ठीक है। योगात्मक मतलब जोड़कर, दो पार्टिकल हैं उन्हें जोड़कर एक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाना, ठीक है। योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखेंगे आंसर आपको कैसे लिखना है। योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में सहयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। योगात्मक मतलब जुड़कर, ठीक है। अभिक्रिया में पदार्थ आपस में, दो पदार्थ हैं वो जुड़कर एक पदार्थ बनाते हैं, केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है। तो उदाहरण देकर समझाना, मैं उदाहरण आपको समझाऊं, बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा, लेकिन आप डेफिनेशन समझिए, साथ ही साथ आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। तो क्या इसमें कहा, योगात्मक अभिक्रिया आपस में जुड़कर, मतलब दो पार्टिकल हैं वो आपस में जुड़कर एक बनाएंगे और कोई अन्य पदार्थ नहीं बनेगा, उसे ही हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखेंगे कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे एथिलीन प्लस हाइड्रोजन, तो वो दो पदार्थ जोड़ेंगे, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एथिलीन। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये हमारे दो पार्टिकल हो गए। इसका एथिलीन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं C2H4, ठीक है। मैंने आसान लगे इसलिए आपको इस तरीके से बताया जिससे कि समझने में आसानी लगे। तो इसका जब रिएक्शन होगी तो हमें सिर्फ क्या बनना चाहिए, एक पदार्थ बनना चाहिए। एक पदार्थ बनेगा CH3, ये क्या हुआ हमारा एथेन, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमारे पास दो पार्टिकल हो गए, एक एथिलीन और एक हाइड्रोजन, ये दोनों जुड़ के सिर्फ एक पदार्थ बना और कोई अन्य पदार्थ नहीं बना, इसे ही हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो लगातार बहुत ही बार पूछा गया है। ये आपको 100% याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए रिएक्शन कैसे होती है। देखो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। आंसर लिखेंगे, एसिटिक अम्ल से मेथेन केवल रासायनिक समीकरण द्वारा समझाना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। तो आपको कैसे लिखना, एसिटिक अम्ल से मेथेन का कहा, ठीक है। तो पहले एसिटिक अम्ल लिखेंगे, एसिटिक अम्ल से हमें मेथेन बनाना है, ठीक है। तो लिखेंगे CH3COOH, ये हमारा क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। प्लस हमें क्या बनाना है, मेथेन बनाना है। तो उसके लिए रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए NaOH, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, CH3COONA। हमने CH3COO और Na को ले लिया, ठीक है। और प्लस H यहाँ पर है, H यहाँ पे, तो प्लस क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगा, ध्यान से बस आप रिएक्शन समझना, ठीक है। कि ये जो हमारा CH3COONA, इसे क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट को क्या लेंगे, इस तरफ लाएंगे CH3COONA प्लस एक बार दोबारा से इसका हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की दोबारा से रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या होगा, NaOH। हमें क्या चाहिए, मेथेन चाहिए। आपको मेथेन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। उसके साथ ही हम इसे क्या करवाएंगे, गर्म करवाएंगे, वो भी किसके उपस्थिति में, CaO की उपस्थिति में। याद रखना, CaO क्या है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो ये मेथेन क्या होगी, ये गैस बनके उड़ जाएगी। प्लस जो हमारा क्या बचेगा, वो बचेगा Na2CO3 बचेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझेंगे इस सेक्शन को, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। लेकिन इसमें क्या कहा, पर्सन सेकंड में होगा एसिटिक अम्ल से मेथेन बनाना। एसिटिक अम्ल क्या हुआ, CH3COOH, ये हमारा क्या हुआ, एसिटिक अम्ल हुआ। इसमें हमने क्या बनाना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है, ठीक है। तो इसका जब रिएक्शन हुई तो हमारे पास क्या चीज आई, CH3COO, क्या लिख दिया, CH3COO। H को हमने अभी दूर रखा क्योंकि H और H दो हो गए, तो 2H हो गए और प्लस यहाँ से हो गया, तो H2O हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। और जो हमारी जो बना वो CH3COONA, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है। उसके बाद सोडियम एसीटेट को दोबारा से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाया, किसकी उपस्थिति में, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करवाया, तो हमारा क्या बन गया, CHO4, मेथेन बन गया। क्या बन गया, मेथेन बन गया। और Na2
क्या करेंगे, CH, एक H यहाँ से ले लिया, CH4, और जो भी बचा वो हमने इस तरफ लिख लिया, ठीक है। वो भी देखो एक लिखने का तरीका होता है, Na2CO3, ये चीज बचा। तो हमें क्या बनाना था, एसिटिक अम्ल से हमने मीथेन बना दी। यही हमारे रिएक्शन बहुत विद्यार्थी से भूल जाते हैं। आपको क्या करना, अच्छे से समझिए ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेकंड पर्सन बहुत ही आसान तरीके से समझाया मैंने, तो आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं, थर्ड नंबर पे है जो हमारा, वो थर्ड नंबर पे है प्रश्न 3, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए या मेंडलीय आवर्त सारणी लिखिए, ठीक है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। आंसर आप लिखेंगे आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये हो गया हमारा आधुनिक आवर्त नियम की परिभाषा। अगर आपको इस जगह मेंडलीय आवर्त सारणी की परिभाषा पूछी जाए तो उसमें थोड़ा सा अंतर है, और बाकी पूरी सेम डेफिनेशन है। जहां पे आपने परमाणु क्रमांक लिखा है, यहाँ पे आपको परमाणु भार लिख देना है। परमाणु क्रमांक की जगह परमाणु भार जैसे लिख देंगे तो ये मेंडलीय आवर्त सारणी का नियम हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम है आपको डेफिनेशन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान तरीके से बहुत बार पूछा गया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 4, ये लगातार प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लगातार ये प्रश्न पूछे गए, तभी मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको क्या करना है, इसी वीडियो में सभी प्रश्न आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि मैंने, आप देख लीजिए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दे रहा हूँ। प्रश्न 4 है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो ये आपको समझाना है। द्विखंडन की परिभाषा क्या देखेंगे, आंसर लिखेंगे द्विखंडन, इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभक्त होता है। मतलब कि इस विधि द्वारा जो एक कोशिकीय जीव है वो 2 भागों में विभक्त होता है, और प्रत्येक भाग एक नए जीव का विकसित होता है। मतलब कि 2 भाग होने के बाद भी जो एक नया भाग होगा वो एक नए जीव का आकार लेगा, मतलब नया जीव वो बन जाएगा। तो जैसे कि इसका उदाहरण क्या होगा, वो होगा अमीबा। उदाहरण क्या होगा, अमीबा। क्योंकि अमीबा को अगर तुम काट देते हो, अमीबा अगर उसके टुकड़े कर देते हो, तब भी वो एक नए जीव का आकार ले लेता है, ठीक है। तो इस परिभाषा में द्विखंडन में यही कहा गया है, इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है। तो ये अमीबा है जो अगर अलग होने के बाद भी एक नए जीव में विकसित हो जाएगा, ठीक है। बहुखंडन क्या होता है इसे समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बहुखंडन ने क्या कहा है, बहुखंडन में डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इस विधि में एक कोशिकाएं जीव अनेक, ये लिखा है अनेक, ठीक है, अनेक भागों में विभक्त होता है। मतलब इस विधि में ध्यान से समझना, दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस समझने की बात है। इस विधि में एक कोशिकाएं जो जीव होती हैं अनेक भागों में विभक्त होता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है। प्रत्येक भाग इसमें कहा है नए जीव में विकसित होता है। तो इसका क्या होगा, मलेरिया, मलेरिया परजीवी। तो इसका उदाहरण ये हुआ, ठीक है, मलेरिया परजीवी। इस विधि में एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में विभक्त होता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है, तो जैसे मलेरिया परजीवी, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे। मैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखना है, ठीक है। तो उत्तर आपको लिखना है, सल्फाइड अयस्क हो गया और दूसरा ऑक्साइड अयस्क हो गया। तो इसमें इसका सूत्र क्या होगा, कॉपर ग्लांस, ठीक है, कॉपर ग्लांस। इसका सूत्र क्या होगा, Cu2s, ठीक है, ध्यान से समझना, Cu2s। और दूसरा जो ऑक्साइड अयस्क का हो गया वो होगा क्यूप्राइट। क्यूप्राइट का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा Cu2O, ठीक है, याद हो गया। सल्फाइड अयस्क का मतलब कॉपर ग्लाइंड Cu2s, ऑक्साइड अयस्क का क्यूप्राइट मतलब Cu2O। तो यही आपको बताना था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये अभी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है हमारा, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। ध्यान से समझना, इसने क्वेश्चन कैसे पूछा है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक पूछा, ना कि कोई तरंग दैर्ध्य अधिकतम और न्यूनतम होता है। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है, ठीक है। ये किसमें चला है, अपवर्तनांक में। लेकिन जो तरंग दैर्ध्य होता है, तो तरंग दैर्ध्य में लाल और बैंगनी रंग में विभेद होता है, लाल और बैंगनी रंग में ही हमेशा विभेद होता है, मतलब कि अंतर पाया जाता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, बल्कि जो बैंगनी रंग का होता है वो कम होता है, ठीक है।
तो लेकिन इसमें क्या बताया, यह अपर्तनांक में उल्टा होता है। बैंगनी रंग का जो प्रकाश के लिए अधिकतम होता है तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। ये चीज अगर आप इसको समझ गए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसी वीडियो में याद हो जाना चाहिए ये प्रश्न। उत्तर लिखेंगे आपको, हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखना, हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम क्या करता है, एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम, इस चीज को ढंग से समझना, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। ये भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करता है, ये भोजन को नरम कर देता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो मुंह के अंदर क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया से बहुत ज्यादा मदद होती है, जिससे कि हम भोजन को आसानी से नरम करके चबा के खा सकते हैं और साथ ही कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेत्र की समझन क्षमता से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर आपको कैसे लिखना है, आपको ध्यान से समझना है। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तु को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है। तो ये आपका आंसर हुआ। आपको एक बात फिर से समझा देता हूँ कि नेत्र की समझन क्षमता क्या होती है, कि वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके, मतलब एक जगह समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ, मतलब पास वाली वस्तु को दूर वाली वस्तुओं को भी फोकसित, मतलब कि ध्यान से देखता है, वही नेत्र की समझन क्षमता कहलाता है। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन समझ के करनी है, जिससे कि आप लाइफ टाइम में नहीं भूलेंगे, बोर्ड एग्जाम में आप बिल्कुल आसानी तरीके से लिख देंगे, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 है, नाभिकीय ऊर्जा का महत्व बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है, लगातार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको उत्तर कैसे लिखना है देखेंगे। नाभिकीय ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। आजकल विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का सफलतापूर्वक उपयोग हो रहा है और संलयन अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा के दोहन की संभावना व्यक्त की जा रही है। ये डेफिनेशन है नाभिकीय ऊर्जा का महत्व बताना। ठीक है, तो उत्तर में आपको बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है, एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा, पूरे आपको देगा। नाभिकीय ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा है। आजकल विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का सफलतापूर्वक उपयोग हो रहा है। संलयन अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा के दोहन की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखना है, आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। आई होप आपको मैं नेक्स्ट प्रश्न बता रहा हूँ, शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों को पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है तो आइए उत्तर हम जानते हैं कैसे लिखेंगे। देखो, आपने एक पीएच स्केल देखा होगा। जो पीएच स्केल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, वो 0 से लेके स्टार्ट होता है, 14 पे खत्म होता है, बीच में हमारा जो पॉइंट होता है एक 7 पॉइंट होता है। ठीक है, 7 पे जो इस तरफ क्या होता है, इस तरफ हमारा अम्लीय होता है। ठीक है, ध्यान से समझना, इस तरफ हमारा अम्लीय होता है तथा इस तरफ हमारा क्या होता है, इस तरफ हमारा क्षारीय होता है। ठीक है, जो 0 से 7 तक अम्लीय होता है बल्कि, और 7 से लेके 14 तक क्षारीय होता है। ये चीज समझ में आएगी। ये हमारा क्या होता है, पीएच स्केल होता है। ठीक है, पीएच स्केल होता है। इसे अगर आप समझ गए तो आसानी से इस प्रश्न का आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। फिर जो बीच में होता है, बीच में हमारा जो पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, वो उदासीन होता है। बीच वाला जो पॉइंट होता है वो होता है उदासीन। इस चीज को समझना, जो 0 से 7 अम्लीय होता है प्लस 7 से 14 क्षारीय होता है, बीच में जो 7 होता है वो उदासीन होता है। और शुद्ध अशुद्ध जल का जो पीएच मान कितना होता है, वो होता है 7। 7 इसलिए होता है क्योंकि पानी में कोई स्वाद नहीं होता। जब पानी में कोई स्वाद नहीं होता, उदासीन हमारा कोई भी स्वाद नहीं होता। इस 7 जो है वो जल का मान होता है, क्योंकि जल में कोई स्वाद नहीं होता। तो ये समझ में आ गया होगा। आई होप आपको इसी तरीके से प्रश्न आपको अगर चाहिए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक है।